क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं और हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपसे कहता हूँ कि उसे एक सर्टेन स्पीड से आप हवा में उछाल दीजिए। आप उस बॉल को सर्टेन स्पीड से हवा में उछालते हैं तो वो ऐसा एक पैराबोलिक पाथ बनाती है। तो जब बॉल एक पैराबोलिक पाथ बनाएगी तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बॉल की मैक्सिमम हाइट कितनी है तो क्या आप निकाल सकते हो। जैसे मैंने आपको एक रेक्टेंगल दिया है, मैंने आपको रेक्टेंगल का एरिया दे दिया है और रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ का सम आपको मैंने दे दिया है और मैंने आपसे पूछा है कि लेंथ और ब्रेथ की अलग अलग वैल्यूज क्या आप बता सकते हैं। ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे या पैराबोलिक पाथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आप इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। इस टॉपिक से एग्जाम में काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन बनते ही हैं और साथ में बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन भी होती है इस टॉपिक से कि जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसे किस मेथड से सॉल्व किया जाए, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें या फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करें। इसके अलावा नेचर ऑफ रूट्स क्या कहलाते हैं और किस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, किस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते। काफ़ी सारी कंफ्यूजन इस चैप्टर से बच्चों को होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 जो क्लास 10th का है, उसके सारे कॉन्सेप्ट एक सिंगल वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी मेथड है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या कहलाते हैं। मतलब एक सिंगल वीडियो में क्लास 4 के जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो हम सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं और हम कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं। इसको दो एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज मैंने आपको एक बॉल दिया और मैं आपसे कहता हूँ कि उसे एक सर्टेन स्पीड से आप हवा में उछाल दीजिए। आप उस बॉल को सर्टेन स्पीड से हवा में उछालते हैं तो वो ऐसा एक पैराबोलिक पाथ बनाती है। तो जब बॉल एक पैराबोलिक पाथ बनाएगी तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बॉल की मैक्सिमम हाइट कितनी थी तो क्या आप निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने आपको एक रेक्टेंगल दिया, मैंने आपको रेक्टेंगल का एरिया दे दिया है और रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ का सम आपको मैंने दे दिया है और मैंने आपसे पूछा है कि लेंथ और ब्रेथ की अलग अलग वैल्यूज क्या आप बता सकते हैं। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम एक पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हम उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। जो ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे या पैराबोलिक पाथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आप इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम किन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं और कौन से इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। इसमें कंडीशन है कि जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब x² के साथ जो भी कांस्टेंट नंबर होगा उसकी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर ये वाली टर्म नहीं है तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। बेसिकली और अगर आसान भाषा में देखें तो इसको हम बोल सकते हैं सेकंड डिग्री पॉलीनोमियल इक्वेशन। कोई भी सेकंड डिग्री पॉलीनोमियल इक्वेशन जो होगा उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। सेकंड डिग्री का मतलब ये है यहाँ पे जो डिग्री है वो कितनी होती है 2। x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए। किसी भी इक्वेशन की वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी अगर वो 2 है तो उसे हम सेकंड डिग्री पॉलीनोमियल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपको याद होना चाहिए, ये बहुत काम आने वाला है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी हम लिखेंगे तो इसी इक्वेशन से कंपेयर करने वाले हैं। अगर आसान भाषा में पूछा जाए कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या तो कहेंगे अ सेकंड डिग्री पॉलीनोमियल इक्वेशन इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा 5x² + 6x - 10। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। यहाँ पे x की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। जैसे मैंने कहा 6x² - 7x का, यहाँ पे x² तो है लेकिन साथ में x³ भी है। इसमें जो x की हाईएस्ट डिग्री है वो 2 नहीं रह गई, वो 3 हो गई। तो ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और देखते हैं
6x² माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। यहाँ पे b और c 0 हो सकते हैं, b और c वैल्यू 0, b और c की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है। बस हमें चेक करना है कि a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे x² का टर्म है, मतलब हाईएस्ट डिग्री 2 दिख रही है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x वाला टर्म है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन आपके पास अगर x² भी लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0 है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। केवल उस एक्सप्रेशन में, उस इक्वेशन में x की वैल्यू जो है हाईएस्ट वो 2 होना चाहिए। उसके अलावा अगर और कोई टर्म्स आते हैं तो ठीक है, और अगर और कोई टर्म्स नहीं भी आते हैं तो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। b और c की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल इस x के साथ स्क्वायर की पावर होना चाहिए। इसके साथ अगर कोई नंबर भी आ जाता है जैसे 6x² तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो शायद आपको बातें समझ में आई होंगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहलाते हैं और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचान सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल से देखते हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचान सकते हैं। एक क्वेश्चन है x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए बता सकते हैं कि यहाँ पर x² है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे नहीं आता है। पहले हमें इस इक्वेशन को जो भी दिया हुआ है उसको सिंपलीफाइड करना है। जितना आप सिंपलीफाइड कर पाए उसको आपको कोशिश करना है कि ax² + bx + c की फॉर्म में लाना है। मतलब x² का भी एक टर्म होना चाहिए, x का भी एक टर्म होना चाहिए और c का भी एक टर्म होना चाहिए। हमें कोशिश करना है कि इसको सिंपलीफाई करके इस फॉर्म में लिखना है, और इस फॉर्म में लिखने के बाद हम इसको बता पाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अगर आपको अभी x² की पावर दिख गई है इसका मतलब ये नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉल्व करके देखते हैं। x² + 3x + 1, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लग जाएगा। आइडेंटिटी शायद आपको याद होगी, आइडेंटिटी है a² + b² - 2ab। a की वैल्यू है x, यहाँ पे आ जाएगा x² + b² 2 2 4 -2। a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है। अब देख पा रहे हैं अगर इक्वली इस तरफ और इस तरफ सेम वैल्यू से तो हम कट कर सकते हैं। यहाँ पे भी x² दिख रहा है, यहाँ पे भी x² दिख रहा है, तो हम कट कर देंगे। ठीक, यहाँ पे रह जाता है 3x + 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे बचता है 4 - 2 2 4x। अब इस 4x को इस तरफ ले आते हैं और 4 को भी इस तरफ ले आते हैं। यहाँ पे रहेगा 3x + 1, 4 यहाँ पे आएगा तो -4 + 4x इज इक्वल टू 4x और 3x ऐड करेंगे तो 7x हो जाएगा और 4 में से 1 जाएगा तो -3 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं। क्या इस इक्वेशन में कोई भी x² की टर्म दिख रही है? नहीं दिख रही। तो इस इक्वेशन का आंसर हो जाएगा नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज जब हम इसको इससे कंपेयर करते हैं तो इसमें कोई x² का टर्म है नहीं, बिकॉज दिस इक्वेशन डू नॉट हैव एनी x² टर्म। या इसकी डिग्री भी लिख सकते हैं कि इस इक्वेशन की डिग्री कितनी दिख रही है 1, और अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 1 होती है तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है, ना कि क्वाड्रेटिक। तो शायद समझ में आया होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखा है x + 2 का होल स्क्वायर 2x - 3। यहां भी आइडेंटिटी लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है x² + 2 2 अब डायरेक्ट कर रहे हैं +2ab, तो 2 ये आ जाएगा, ab मतलब x और 2, तो 2 2 4x इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये आ जाएगा 2x - यहाँ कोई सेम टर्म नहीं निकली, मतलब इसको इस तरह करना पड़ेगा। ये आ जाएगा x² + 4 + 4x - 2x + 3 इज इक्वल टू 0। x² का x² आ जाएगा, x और x वाले टर्म प्लस हो सकते हैं माइनस हो सकते हैं, तो 4x में से 2x जाएगा प्लस का 2x रहेगा और 4 और 3 को ऐड करेंगे प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। अब इस वाले इक्वेशन को फिर से अगर हम कंपेयर करें ax² + bx + c से, या डायरेक्ट भी देख सकते हैं यहाँ भी x² वाली टर्म है, ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए पहले इसका मल्टीप्लाई दोनों में करना होगा। x का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों में, फिर 2 का मल्टीप्लाई होगा। x ब्रैकेट में लिख लेते हैं x - 1 -2, पहले इस -2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें x - 1। मैंने मल्टीप्लाई ना करते हुए ये किया है कि x का मल्टीप्लाई भी दोनों में करना है और -2 का भी मल्टीप्लाई दोनों में करना है। ऐसे ही x का मल्टीप्लाई करना है पहले इन दोनों में, x + 3 -1 का मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं। x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x, -2 का x में करेंगे तो -2x और माइनस प्लस का
एक्स एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3x, माइनस का x में करेंगे तो माइनस x, और माइनस का 3 में करेंगे माइनस का 3 आ जाएगा। अभी देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर सेम नंबर है तो कर सकते हैं, उनकी साइन भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो माइनस x है और यहाँ पे भी माइनस x है, तो ये होगी सेम साइन सेम सब कुछ होना चाहिए तब वो कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस 2x प्लस का इस 3x को सब ले आएंगे माइनस का 3x आ जाएगा, और 3 को सब ले आएंगे प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 2x माइनस का 5x और 3 और 2 कितना हो जाता है 5 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन जो हम देख पा रहे हैं इसमें कोई x स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अगर एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां आपको LHS और RHS की फॉर्म में दिया होता है, तो इसको पहले हम सिंपलीफाइड करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम कंपेयर करेंगे कि अगर कोई x स्क्वायर का टर्म बचता है हमारे पास तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को करते वक्त ध्यान आपको थोड़ा सा देना है। और इसके बाद आप चाहें तो एक्सरसाइज 2.1 जो है उसके सारे क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, छोटी मोटी सी कैलकुलेशन है और आपको खुद से कैलकुलेट करके पता चल जाएगा कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए देखते हैं कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। रूट्स फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड है, मतलब जो 10th क्लास में आपको पढ़ना है वो दो मेथड है। फर्स्ट मेथड जो है उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड आप क्लास 8 में भी पढ़ते हुए आए और क्लास 9 में भी आप पढ़ के आए, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। और सेकंड जो मेथड है वो है फॉर्मूला मेथड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम थोड़ी देर से डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। तो जैसे आपके सामने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं x स्क्वायर इसको ले लेते हैं माइनस का 5x प्लस का 6, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इक्वल टू 0। हम इसके रूट फाइंड करते हैं। तो रूट्स का मतलब ये होता है कि अगर इसमें हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो उसको 0 हो जाना चाहिए। तो ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर लीनियर इक्वेशन होता है, एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हम x की जगह कौन कौन सी ऐसी वैल्यू पुट कर सकते थे कि ये 0 हो जाए। तो यहाँ पे केवल एक ही वैल्यू ऐसी पॉसिबल हो सकती है जो इसको 0 कर सकती है, तो वो क्या है 5। लीनियर इक्वेशन में केवल एक आंसर आता है, मतलब इसका एक 0 होता है। अगर पूछा जाए कि लीनियर इक्वेशन में नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं तो केवल एक ही होता है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस। अब आप शायद समझ सकते हैं कि अगर क्यूबिक इक्वेशन होता x की अगर हाईएस्ट पावर 3 होती, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाते 3। जो भी इक्वेशन दिया होगा उसमें x की जो भी हाईएस्ट पावर होती है उसके उतने ही रूट हो सकते हैं। तो इस इक्वेशन की हमें पता चल गया कि दो रूट पॉसिबल हो सकते हैं। देखते हैं इसको ब्रेक करने का तरीका ये होता है कि इसमें हमें लास्ट वाले नंबर की फैक्टर करने होते हैं। तो 6 के अगर हम फैक्टर करें तो क्या आ जाएगा 3 × 2 3 6, और 3 और 2 को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो इसको हम देख सकते हैं हमें -5 चाहिए, 3 और 2 को प्लस करके -5 आ जाना चाहिए, माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। दो की पेयर बना लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, यहां से अगर हम x कॉमन लेंगे x स्क्वायर था x कॉमन ले लिया तो क्या बचा x, यहां से अगर x कॉमन ले लिया तो यहां से बचेगा माइनस। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, और साथ में इस माइनस को भी कॉमन लेना पड़ेगा। अगर दो नंबर लिखे हुए हैं और पहले वाले नंबर में माइनस का साइन है तो उस माइनस को भी कॉमन लेना पड़ता है। तो अगर इस माइनस को हम कॉमन लेंगे तो यहां से क्या बच जाएगा x, और जब हम प्लस में से एक माइनस कॉमन ले लेंगे यहां पे एक माइनस बच जाएगा माइनस का 6 में से अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो 3 बच जाएगा इज इक्वल टू x माइनस 3 और x माइनस 3। इसको हम फिर से कॉमन ले लेंगे, जब हम यहां से x माइनस 3 कॉमन लेंगे और यहां से x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इसके फैक्टर कहते हैं, मतलब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से हम अपने इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे। हमें निकालना था रूट्स निकालने के लिए इन दोनों को 0 के बराबर रखना होता है। तो मैंने रखा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, वहां जाएगा +3। ऐसे मैंने रखा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2 अगर वहां जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो ऐसे हमारे पास दो वैल्यूज हैं जो अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये इक्वेशन को 0 कर देगी। तो ये थी हमारी फैक्टराइजेशन मेथड, किसी भी इक्वेशन की रूट निकालने है तो उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस को करके देखते हैं।
ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट की फैक्टराइजेशन मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए √2x² + 7x + 5√2, तो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन आपके सामने। अगर देखा जाए तो हम पहले क्या करेंगे, x² के साथ जो भी टर्म रहता था उसका मल्टीप्लाई कहाँ करते थे, लास्ट वाले टर्म में। तो अगर हमने √2 को मल्टीप्लाई करा 5√2 के साथ, तो √2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ होगा और 5 के लिए रहेगा 5, तो √2 और √2 का मल्टीप्लाई अगर होगा तो कितना आ जाएगा, आंसर आ गया 10। मतलब हमें फैक्टर ऐसे करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए और 5 2 10 हो जाए, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। और प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 7। तो अगर हम 5 को 2 को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये अपना हो गया। इसको लिखते हैं √2x² प्लस, इसको लिख सकते हैं 2x + 5x। आप चाहे तो 5x + 2x भी लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 5√2 = 0। मैंने 2x मिस्टेक को आगे लिखा है ताकि हम √2 को कॉमन लिख सकें। अब जैसे मैंने 2 को यहाँ पे √2 का मल्टीप्लाई करके 2 लिख दिया था, तो हम 2 को लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2 लिखा जा सकता है। तो इस 2 को हम लिख रहे हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2। रीजन ये है कि यहाँ से हमें √2 कॉमन लेना है, तो √2x² प्लस इस 2 को लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2 और साथ में x तो है x प्लस यहाँ पे लिखेंगे 5 और साथ में x, तो यहाँ पे है 5√2 = 0। अब दोनों को पैरेलल बना लेते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है दोनों तरफ से, और साथ में x भी कॉमन आ रहा है। तो √2x कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा x² था, एक x कॉमन ले लिया, एक x बचा रहेगा। यहाँ से √2 भी कॉमन ले लिया, मतलब ये वाला √2, और ये x भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, प्लस का √2, एक √2 बच जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, केवल 5 कॉमन आ रहा है। यहाँ से बचेगा क्या, x प्लस, जब हम 5 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, √2 = 0। एक ये और एक ये दोनों फिर से कॉमन आ रहा है, तो x प्लस √2, पहली वाले ब्रैकेट में x प्लस √2 लिख देंगे, और दूसरी वाले ब्रैकेट में जो बचा है √2x प्लस, इसको हम √2x की जगह x √2 लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। √2 के आगे लिखते हैं कोई भी अल्फाबेट अगर होता है तो, और साथ में क्या बचा, प्लस का = 0। हमारे पास दो फैक्टर आ गए फिर से। अब इसको 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस √2 = 0। √2 वहाँ भेज देंगे, तो x की वैल्यू क्या होती है, माइनस का √2। ऐसे x √2 + 5 = 0। अगर 5 को हम वहाँ भेजेंगे तो x √2 = क्या होगा, -5, और √2 से डिवाइड कर देंगे, तो -5 डिवाइडेड बाय √2। एक इसका ये 0 हो जाएगा और एक इसका 0 ये हो जाएगा। तो ये ऐसे करेंगे इसको। ये क्वेश्चन हो गया। 100 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, क्या आसान है। तो 100 1 कितना होता है, 100। अब 100 के ऐसे फैक्टर करना है कि प्लस माइनस करके क्या आ जाए, 20। तो शुरू से करते हैं, जैसे मैंने कहा 10 10 था 100, सबसे पहला दिमाग में आएगा, ये दिमाग में जो आएगा वो यही आएगा, 10 और 10। तो 10 और 10 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। तो देख सकते हैं कि जब हम 10 और 10 को प्लस करेंगे तो 20 भी आ जाएगा। तो ये अपना पेयर बन गया 10 और 10 का। देखते हैं 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x। ये हमने माइनस माइनस इसलिए लिया है क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस का 20 चाहिए। अगर हमें प्लस का 20 लेना होता तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्लस, मतलब यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ भी प्लस होगा, प्लस का मान = 0। दो के पेयर बनाते हैं फिर से। यहाँ से 10x कॉमन आ रहा है, 100 में 10 तो होता ही है, और यहाँ पे भी 10 कॉमन आ जाएगा, और साथ में x भी कॉमन आ रहा है। यहाँ से जब हम 10 कॉमन लेंगे 10x, तो एक 10 बच जाएगा और साथ में x भी बच जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का। एक चीज और ध्यान रखें, जब दोनों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होता है तो हमें 1 कॉमन लेना होता है दोनों जगह से। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर किसी भी टर्म के आगे माइनस लगा हो तो हम माइनस कॉमन लेंगे, मतलब कॉमन क्या आ गया, माइनस का 1। जब हमने -1 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 10x माइनस का 1। जब हम प्लस में से एक माइनस कॉमन ले लेंगे, प्लस मतलब होता है माइनस इंटू माइनस, तो जब हमने एक माइनस कॉमन ले लिया तो एक माइनस यहाँ बच जाएगा = 0। अब 10x - 1 10x - 1 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी बच जाएगा 10x और यहाँ से बच जाएगा -1 = 0। अब फिर से दोनों को 0 के बराबर देख पा रहे हो, दोनों सेम ही है। तो 10x - 1 = 0, तो 10x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10। ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे सेम, तो ये भी आ जाएगा x की वैल्यू 1/10, मतलब इसके जो रूट्स आएंगे वो सेम रूट्स होंगे। तो ये थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये जो हमने मेथड पढ़ी वो थी फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए वर्ड प्रॉब्लम और समझते हैं। क्वेश्चन है, John and Jeevanti have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of number of marbles they have now is 124. दो लोग हैं, जॉन और जीवंती करके,
और उन दोनों के पास टोटल 45 मार्क्स। एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, देखते हैं। जैसे हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम लेट करेंगे कि लेट जॉन है एक्स मार्क्स। हमने मान लिया कि जॉन के पास एक्स मार्क्स है। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, दो लोग हैं जैसे ए है और बी है। ए के पास 5 रुपए है मान लेते हैं, और हम कह रहे हैं कि ए और बी के पास टोटल मिला के 10 रुपए है या 20 रुपए है। ए और बी के पास टोटल मिला के 20 रुपए है, तो बी के पास कितने रुपए होंगे? 15 रुपए। निकाला कैसे? इस 20 में से इस 5 को माइनस करना ऐसे, तो आ कितना है? बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। जॉन के पास कितने मार्बल्स ले लिए हमने? x। टोटल मार्बल्स कितने हैं? 45। तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? देन जीवंती विल हैव कितने हो जाएंगे? टोटल थे 45। 45 में से x किसके पास है? जॉन के पास। तो जीवंती के पास कितने बचे? 45 माइनस x मार्बल्स। ऐसे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप कर सकते हैं ना। हमने कहा है कि दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए। देन नाउ आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, अगर दोनों ने 5 मार्बल्स लूज करे तो जॉन के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे? x माइनस 5। और जीवंती के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे? 45 माइनस x तो पहले से थे और 5 का लूज कर दिए। 45 में से 5 जाएगा तो बचेगा 40 माइनस x। तो जॉन के पास x माइनस 5 बचे, जीवंती के पास 40 माइनस x मार्बल्स बचे। इसके बाद पढ़ते हैं, एक एक लाइन को पढ़ते जाए और सॉल्व करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ, मतलब अब उनके पास कितने मार्बल्स हैं? x माइनस 5 और 40 माइनस x। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 124। तो करते हैं प्रोडक्ट x माइनस 5, जॉन के पास जितने मार्बल्स थे, और 40 माइनस x, दोनों का प्रोडक्ट है जो 124 के बराबर हो जाएगा। ठीक, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। x का मल्टीप्लाई 40 के साथ क्या हो जाएगा? 40x। x का मल्टीप्लाई x के साथ माइनस का x²। आप जितने स्टेप खुद से कम करेंगे एग्जाम में आपका उतना टाइम बच जाएगा। अगर आप एक एक स्टेप लिखते रहेंगे कि x का पहले इस ब्रैकेट के साथ लिखते हैं, 5 इस ब्रैकेट के साथ लिखते हैं, तो टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो आपको कोशिश करना है कि स्टेप्स को कम करें आप एग्जाम में। अगर कोई 10 स्टेप का सवाल है, ये क्वेश्चन जैसे आप 8 से 10 स्टेप में कर पा रहे हैं, तो कोशिश करें कि जो कैलकुलेशन आप माइंड में कर पाते हैं उन स्टेप्स को आप कम करते हैं उससे। जैसे एक स्टेप मैंने यहाँ पे कर दिया, x का मल्टीप्लाई 40 में 40x, x का x में x²। माइनस 5 को 40 में करेंगे तो आ जाएगा 200, और माइनस 5 से माइनस x में करेंगे तो प्लस का 5x इक्वल्स टू आ गया 124। x² माइनस का है, सबसे आगे लिख लेते हैं। 5x प्लस का 40x प्लस का ऐड कर देते हैं दोनों, प्लस का 45x माइनस का 200। 124 सब ले आएंगे तो माइनस का 124 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, अभी एक बार और लिखते हैं, x² प्लस 45x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 324 इज इक्वल्स टू 0। अगर पहले वाले x² के साथ माइनस लगा हुआ होता है तो हम सारे इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइड लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आ जाएगा x², जो प्लस वाले टर्म्स को माइनस हो जाएंगे, माइनस का 45x, और जो माइनस वाले टर्म वो प्लस में हो जाएंगे, प्लस का 324 इज इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं 324 मल्टीप्लाई करके 324 आ जाना चाहिए, प्लस माइनस करके 45 आ जाना चाहिए। तो इसको हटाना है, 324 की फैक्टर करना है तो करते हैं 324, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 16 2 को जब 32 से डिवाइड करेंगे 16 बचेगा, 4 से डिवाइड किया 2 बचा, फिर 2 से करेंगे 2 8 जा 16, 2 1 2, अब 3 से हो जाएगा 327। ये आपको आना चाहिए कैलकुलेशन। फिर 3 से करेंगे कितना बचेगा 9, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9, और फिर 3 से करेंगे तो 1। ये हमारा पास फैक्टर आ गया 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3 × 3। अब मल्टीप्लाई करके या प्लस माइनस करके कुछ भी कर दिया 45 लाना है।
करते हैं, देख लेते हैं। इसको करेंगे तो कैसे आ सकता है, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 कितना हो गया 36 और 3 3 अब इन नंबर्स को आपस में कैसे भी मल्टीप्लाई करके देखें तो ये नंबर जरूर बन जाएगा। अब देखो 36 और 9 को जब हम प्लस करेंगे तो 45 बन जाएगा, तो इसको यही लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस का 9x प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है ये देखना है। जब हमने इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बच जाएगा माइनस का 36। यहाँ पे इन दोनों में से ऑब्वियस सी बात है कितना कॉमन आ रहा होगा, 3 3 9, 9 तो है ही 324 में 9 कॉमन आ गया, यहाँ से बचेगा x। ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है। जब मैंने 324 में से 9 कॉमन ले लिया तो आप चाहे तो 9 सीधा डिवाइड कर दें या फिर यहाँ देखिए जो भी फैक्टर बचे हुए हैं उनका मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36। या ये भी नहीं करना तो आप ये देखें इस ब्रैकेट में कितना आया x माइनस 36, तो ये इसी ब्रैकेट में भी 36 ही आएगा, x माइनस 36। अगर आपने सारी कैलकुलेशन सही करी होगी तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम ही आता है, तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस 36 को कॉमन ले लिया मैंने दोनों जगह से, यहाँ से बचेगा x माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। पहले इसको 0 के बराबर रखते हैं, x माइनस 36 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी है, एक वैल्यू आ गई 36 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो सेकंड वैल्यू कितनी आ गई 9। अब समझते हैं इसको जरा। हमने x को क्या माना था, हमने x को माना था जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, हमने माना था x जो जॉन के पास मार्बल्स है, तो x की वैल्यू 36 भी आई और x की वैल्यू 9 भी आई। जनरली क्या होता है कि अगर दोनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसको हटा देते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मार्बल्स कैसे नहीं हो सकते थे, नेगेटिव नहीं हो सकते थे। बट यहाँ पे 36 भी पॉजिटिव आ रहा है और 9 भी पॉजिटिव आ रहा है, तो इस केस में हमें क्या करना है, जॉन के पास इफ जॉन है x इज इक्वल टू, सबसे पहले कौन सा केस लेंगे, फर्स्ट केस लेंगे, ये फर्स्ट केस है, x इज इक्वल टू 36 मार्बल्स। अगर जॉन के पास 36 मार्बल है देन जीवंती विल हैव, जीवंती के पास कितने आ जाएंगे 45 माइनस का 36। अगर आपको याद हो तो मैं जीवंती को क्या माना था 45 माइनस का x, इसके पास कितने आ जाएंगे 9 मार्बल्स। अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स आ जाएंगे 9। लेकिन अगर जॉन के पास, ये केस 2 है, लेकिन अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स है आपके पास तो जीवंती के पास कितने आ जाएंगे, आप इसके पास 36 आ जाएंगे। तो अगर दोनों नंबर पॉजिटिव आते हैं तो उस केस में हमें दोनों अलग अलग केस बनाना पड़ेगा। केस 1 जॉन के पास 36 मार्बल्स थे तो जीवंती के पास 9 मार्बल्स बचे, और अगर मैंने सेकंड केस ले लिया जॉन के पास 9 मार्बल्स है तो जीवंती के पास 36 मार्बल्स बचे। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव आ जाता, सपोज करो यहाँ पे +9 की जगह -9 आ जाता, तो मैं -9 को एलिमिनेट कर देता, क्योंकि नंबर ऑफ मार्बल्स जो है वो नेगेटिव में नहीं आ सकते कभी भी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं मेथड नंबर सेकंड की तरफ, जो कि है फॉर्मूला मेथड। अभी हमने लिखी फैक्टराइजेशन मेथड, अब बात करते हैं फॉर्मूला मेथड की कि फॉर्मूला मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। जब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, जो कि ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है -b + -√d² - 4ac/। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला बस देखना ही खतरनाक है, यूज करना बिल्कुल आसान है। इस फॉर्मूले में एक बात और याद रखिए, ये जो b² - 4ac है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इस d से हम नेचर ऑफ रूट्स पता करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, तो इस फॉर्मूले को पढ़ने से पहले हमें एक और चीज पढ़नी पड़ेगी जो कि होती है नेचर ऑफ रूट्स। अगर हमें नेचर ऑफ रूट्स अच्छे से आता है तो इस फॉर्मूला मेथड को हम अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे।
तो चलिए पहले समझते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स आखिर है क्या। हमने पहले पढ़ चुके हैं, हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं कि अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू आती है वो पॉजिटिव वैल्यू आती है। अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, ये बात तो हमने पढ़ी है। तो अगर अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, इसका मतलब है कि जो b स्क्वायर माइनस 4ac है ये भी कभी भी 0 से कम नहीं होना चाहिए। अगर ये वैल्यू 0 से कम हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि अपने जो रूट्स है वो पॉसिबल नहीं है। ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ी आनी चाहिए या 0 के बराबर आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू 0 से कम हो जाती है तो इसका मतलब है कि अपने रूट्स जो है वो पॉसिबल नहीं है। समझते हैं? तीन कंडीशन बनती है। केस 1 क्या हो सकता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो बराबर किसके आ जाए, 0 के। इस केस में इक्वल रूट्स आते हैं, इक्वल और रियल रूट्स आते हैं। आपको ये याद होना चाहिए कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के है, इक्वल आएंगे तो कैसे आएंगे, रियल रूट्स आएंगे। केस नंबर सेकंड है b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तब इसमें आएंगे रियल बट डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट रूट मतलब अलग अलग वैल्यूज आएंगी। जो भी हमने फैक्टराइजेशन से मेथड सॉल्व करी थी, फैक्टराइजेशन मेथड में तो x की वैल्यू निकल के आती थी लास्ट में, जैसे लास्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू 9 निकल के आई थी और x की वैल्यू 36 निकल के आई थी, तो ये कहलाते हैं डिस्टिंक्ट रूट। और अगर आपको याद है तो एक क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू निकाली थी 1/10, तो दोनों की x की वैल्यू 1/10 निकल के आई। इस केस में आप चेक करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। लास्ट केस b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। इस केस में आते हैं इमेजिनरी रूट्स, जो कि अपने काम की चीजें हैं। तो हमें केवल दो ही केस चेक करना है, फर्स्ट और सेकंड। अगर थर्ड केस आता है उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ देंगे। हमारा जो आंसर आना चाहिए वो रियल नंबर्स में आना चाहिए। 9th और 10th क्लास जो है वो रियल नंबर्स के बारे में, इमेजिनरी नंबर्स क्लास 11th से इंट्रोड्यूस होंगे। तो फिलहाल हमें ध्यान देना है केवल b स्क्वायर माइनस 4ac को, और b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 0 के बराबर होनी चाहिए। कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि आपको रूट्स के बारे में क्लियर हो जाए। उसके बाद इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस की नेचर ऑफ रूट्स निकाल के देखते हैं कि इनके रूट्स कैसे आएंगे। जैसे ये लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। सबसे पहले इस इक्वेशन को हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करना है। जब हम इससे कंपेयर करने जाएंगे तो x स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा 2, मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3, b -3 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये जो लास्ट में नंबर लिखा होता है उसी कहलाता है ना। d चेक करना है, d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या हो जाएगा b की वैल्यू कितनी है -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 5। 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8 8 5 जा 40। d कितना आ गया -40 में से जब 9 माइनस होगा तो माइनस का 31। देख पा रहे हैं जो 31 है वो 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा है मतलब इसमें लिखेंगे नो रियल रूट्स पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे, चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें चाहे आप फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करें, तो इसके रियल रूट्स निकल के नहीं आएंगे। ठीक बात ये है। अगला देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसको भी सेम कंपेयर करेंगे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। a b c की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू कितनी आएगी 3, b की वैल्यू कितनी आएगी 4√3, साथ में 1 माइनस होगा और c की वैल्यू कितनी आएगी। चेक करते हैं b होता क्या है b स्क्वायर माइनस 4a। b की वैल्यू पुट करते हैं क्या है -4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है। यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर अलग होगा और √3 का स्क्वायर अलग होगा। माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस 4 4 जा 16 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 4 4 जा 16 16 3 जा 48। यहाँ पे भी 16 3 जा 48, यहाँ पे भी 48। ये किसके बराबर आ गई 0 के बराबर आ गई। 0 के बराबर आ गई मतलब यहाँ पे जो रूट्स होंगे
वो कैसे होंगे, इक्वल, और कैसे होंगे, रियल, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। ठीक, लास्ट कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं, डायरेक्ट अप्लाई करते हैं आपके बाद ना, तो समझ जाएंगे। बी स्क्वायर माइनस 4a, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6, 4 तो लिखेंगे ही, ए की वैल्यू कितनी है 2, और सी की वैल्यू कितनी है 6 6 जा 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ऐसा कितना, ये वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है, तो इसके कैसे आएंगे, डिस्टिंक्ट बट रियल रूट्स। तो शायद आपको तीनों चीजें समझ में आई होगी। या अगर ये वैल्यू 0 से छोटी आती है तो रियल रूट्स पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये वैल्यू 0 के बराबर आती है तो रियल रूट्स आएंगे और इक्वल भी आएंगे, और अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो ये डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, और कैसे आएंगे, दोनों रियल रूट्स होंगे। तो ये थे अपने नेचर ऑफ रूट्स। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला मेथड अप्लाई करके देखते हैं कि ये यूज कैसे होता है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 2x² + x - 4 = 0। फॉर्मूला मेथड अप्लाई करने से पहले तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि नेचर ऑफ रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम पहले गिवन इक्वेशन ax² + bx + c = 0। इससे कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी आएगी 1, और c की वैल्यू कितनी आएगी -1। अगर x के साथ कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है तो उसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक, d चेक करते हैं, d कैसे निकलेगा, b² - 4ac, b² मतलब 1² - 4, a की वैल्यू कितनी है 2, और c की वैल्यू कितनी है -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -4 2 से 8, 8 और 1 9। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 8, 8 और 1 9। ये वैल्यू 0 से बड़ी आती है, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आता है तो इसमें हम फॉर्मूला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी बात आ रही हो कि अभी तक इतना अच्छा चल रहा था सब कुछ, हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे थे और सबके आंसर निकल के आ रहे थे, तो फॉर्मूला मेथड की जरूरत क्यों पड़ रही है। जरूरत इसलिए पड़ रही है बच्चों, देखो जैसे हम इसको देखें, इसको अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके देखें, जैसे ये तो समझ पा रहे हो, इस क्वेश्चन को अगर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके देखें तो कैसे करते हैं, पहले नंबर का मल्टीप्लाई लास्ट नंबर में करते हैं, कितना आ जाता है 8। अब 8 के हम ऐसे फैक्टर करते हैं कि प्लस माइनस करके कितना आ जाए 1। एक तो होता है 4 2 8, और एक होता है 8 1 8। अब चाहे 4 को 2 में प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, 1 नहीं आ सकता, तो चाहे 8 को प्लस से 1 कर लो, प्लस 1 कर लो, चाहे 8 माइनस 1 कर लो, कभी भी आंसर 1 नहीं आ सकता। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको फैक्टराइजेशन मेथड से अपन सॉल्व नहीं कर सकते, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम फॉर्मूला मेथड का यूज करते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप इस चैप्टर से 10 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप क्वेश्चन को देखकर ही बता देंगे कि ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से होगा कि नहीं होगा, बस प्रैक्टिस का खेल है। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी ये क्वेश्चन आसानी से करने लगेंगे। जैसे इस वाला क्वेश्चन में मैं देख के बता सकता था कि ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होगा, तो अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला मेथड लगाते हैं। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आता है -b की वैल्यू कितनी है 1 माइनस का 1, ठीक, प्लस माइनस, ये जो माइनस है वो फॉर्मूले में ही है, ठीक है। अब लगाते हैं b² - 4ac, b² की वैल्यू कितनी है 1² माइनस 4, a की वैल्यू है 2, और c की वैल्यू है -1। अपॉन में क्या आ जाएगा 2a, तो 2 मल्टीप्लाई में -1 का -1 आ जाएगा प्लस माइनस। ये वाली कैलकुलेशन हमने अभी सॉल्व कर ली, 1 1 माइनस 4 2 8 प्लस का 8 आ गया, अपॉन में कितना आ जाएगा 2 2 ये माइनस ना, ये क्या लगा हुआ है प्लस माइनस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 9, अपॉन में क्या आ जाएगा 9 को जब अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो क्या आ जाएगा 3, ये प्लस माइनस सेम है अपॉन में। अब आप कहेंगे कि मैंने अभी बताया था कि जिस
इक्वेशन की जितनी पावर होती है उसके उतने ही रूट होते हैं। ये कौन सा इक्वेशन पढ़ रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें x की सिंगल वैल्यू आई है नहीं, इसमें भी दो वैल्यूज है। अब देखेंगे यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइन लगे हुए हैं, एक बार प्लस साइन के साथ लेंगे, एक बार माइनस साइन के साथ लेंगे। जैसे इसको यही करते हैं, एक बार प्लस साइन के साथ लेंगे और इस बार माइनस साइन के साथ। जब हम प्लस साइन के साथ लेंगे इसको, x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? x इज इक्वल टू माइनस वन, ये हम प्लस साइन लेंगे प्लस 3 अपॉन में 3 में से बन जाएगा, कितना बच जाएगा? 2/4। कैंसिल आउट होगा कितना आ जाएगा? 1/2। मतलब x की एक वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। एक बार माइनस साइन के साथ लेके देखते हैं, -1 -3/4। तो ये x की सेकंड वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा -4/4। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आएगा -4। मतलब x की एक वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें? 1/2 और x की सेकंड वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। ऐसे हम फॉर्मूला मेथड को अप्लाई करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमें इस क्वेश्चन को फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है डिस्क्रिमिनेंट। उसके लिए हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे। यहाँ से a की वैल्यू निकल के आएगी 5, b की वैल्यू निकल के आएगी -10 और c की वैल्यू होगी 3। कंपेयर करने पर हमें abc की वैल्यू मिल गई। जब हम इसका d निकालेंगे तो होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, d मतलब माइनस का 10 स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4 ही आ जाएगा। a और c की वैल्यू है 5 और 3, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। 10 10 से होता है 100 माइनस 4 5 से 20, 23 से होता है 60, 100 में से 60 जाएगा, आ जाएगा 40, जो कि ग्रेटर देन 0 है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है मतलब इसका जो फॉर्मूला मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो पॉसिबल है। रूट्स कैसे आएंगे? डिस्टिंक्ट रूट आएंगे बट रियल होंगे, मतलब ये पॉसिबल है। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। b की वैल्यू कितनी है? -10 प्लस माइनस तो रहेगा ही। अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, कितनी आई है? 40। तो आप चाहे तो सीधा भी अप्लाई कर सकते हैं। अपॉन में 10, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, ये है प्लस माइनस अंडर रूट 40। अंडर रूट 40 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 और 2 5 10 होता है। यहाँ पे भी 10 है, इस 10 को लिख ले रहे हैं अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 10। उसका रीजन मैं भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे 4 है, बाहर कितना आ जाएगा? 2। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा। ऐसे जो 10 है तो वो अंडर रूट 10 अंदर ही रहेगा। ऐसे नीचे वाले 10 को भी लिख सकते हैं अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 10। अब जो ऊपर के सारे नंबर दिख रहे हैं इसमें से देखो अंडर रूट 10 और अंडर रूट 10 हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से क्या बच जाएगा? अंडर रूट 10 प्लस माइनस, यहाँ पे बच जाएगा 2, तो अपॉन में अंडर रूट 10 और इंटू अंडर रूट 10 चल रहा है। अंडर रूट 10 से अंडर रूट 10 कैंसिल हो जाएगा। अब हम इस अंडर रूट 10 को दोनों के अपॉन में कर देंगे, अंडर रूट 10 अपॉन अंडर रूट 10 प्लस माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 10, ये आपस में कट जाएंगे। इस 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 और इस 10 को लिखा जा सकता है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5। एक अंडर रूट 2 से एक अंडर रूट 2 कट जाएगा। यहाँ पे बचा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं, इस टर्म को देख सकते हैं अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 5 और इसको हम रेशनलाइज भी कर सकते हैं, तो अपना आंसर आ जाएगा अंडर रूट 10 अपॉन 5। इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी फॉर्मूला मेथड। और इसको 1 प्लस माइनस मतलब जो x की वैल्यू है एक बार प्लस के साथ लिख देंगे और एक बार माइनस के साथ लिख देंगे, तो हमारी x की 2 वैल्यू निकाल आएंगे। तो ये था हमारा क्लास 10 का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने कोशिश करी है कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया जा सके और मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को डीप में समझाया है और कोशिश करी है कि हर एक कॉन्सेप्ट के 1-2 क्वेश्चन भी आपके सामने करा और मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपके सामने कराया है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हैं। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी के आपको सारे क्वेश्चन नहीं कराए जा सकते, मैं भी आपको सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से करा सकता हूँ, बट मेरा मानना ये है कि अगर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया है तो आपको उस कॉन्सेप्ट से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपसे बनना चाहिए।
और अगर आप कितनी भी वीडियो देख रहे हैं और कितने भी ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियो देख रहे हैं, मैंने अगर आपको 100 क्वेश्चन भी करा दिए और आप सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप वो खुद क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन खुद लगाएंगे। एनसीईआरटी में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, अगर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आप कर पाते हैं तो उसके बाद आप आरटी सभा के लिए क्वेश्चन लगा सकते हैं। इस वीडियो में मेरा काम था आपको हर एक कॉन्सेप्ट को ठीक से समझाना, जो कि मैंने समझा है। अगली वीडियो में मैं कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, 10, 15, 20 जितना भी हो सकेगा इस वीडियो में मैं बता सकूंगा उतने क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। वो आरटी सभा से हो सकते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं, तो जहाँ से मुझे क्वेश्चन मिलेंगे मैं आपको क्वेश्चन जरूर करूँगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं कि इस टॉपिक को मैं ठीक से नहीं समझा पाया, या किसी और चैप्टर या किसी और क्लास से रिलेटेड आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं, हम उस टॉपिक को लेकर वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू।